हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के आ गई हूँ पढ़ने के लिए कि जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आई होप कि आपको हेल्प भी करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको मेरे थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है बर्न इंजरी। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। तो जो एक सेकेंड। बर्न क्या होता है? बर्न डैमेज ऑफ स्किन इंटीग्रिटी ड्यू टू हीट, केमिकल फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिकल रेडिएशन एक्सपोजर एक्सेट्रा। इनकी वजह से हमारी स्किन की जो कंटिन्यूटी है उसका ब्रेक डाउन हो जाना वो बर्न कहलाती है। यूजुअली जो बर्न है वो हमें आपको ऑफिस वर्कर्स, जो हमारे केमिकल वर्कर्स होते हैं, उनमें देखने को मिलता है, या फिर हाउस होल्ड्स के, डेली हाउस होल्ड्स के जो हमारे केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से बर्न हो सकता है। तो बर्न जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो इंजरी, ऐसी इंजरी है जो कभी भी कहीं भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में, बाहर के एरिया में भी हो सकती है। किसी भी चीज़ की वजह से वो जो है हो सकती है। तो जो हमारी बर्न इंजरी जो है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब वो किन किन चीज़ों की वजह से इंजरी हो सकती है, तो वो उसके लिए उसको हम इस तरीके से कुछ डिवाइड करते हैं: फिज़िकल और थर्मल, केमिकल, रेडिएशन और इलेक्ट्रिकल बर्न। जो फिज़िकल है उसको हम थर्मल बर्न भी बोलते हैं, जो कि दो तरीके से आपका डिवाइड हो जाता है: ड्राई एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट जो होती है, जैसे कि खाना बनाते वक्त जो गर्म तवा, हमारे मतलब आयरन प्लेट जो होती है, या फिर टोंग्स जो होते हैं, उनको टच करने से जो इंजरी हो जाए वो आपकी ड्राई हीट इंजरी कहलाती है। और मॉइस्ट इंजरी जैसे स्टीम ऑफ हॉट वाटर, टी, मिल्क एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के एक्सपोजर होने की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो है पेशेंट को मॉइस्ट थर्मल इंजरी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से भी पेशेंट को इंजरी हो सकती है, जैसे कोई भी एसिड हो गया, फिनॉइल वगैरह हो गया, आपका अमोनिया, बैट्रिक एसिड हो गया, ब्लीच हो गया, और जो हम घर पे हम यूज़ करते हैं मेटल क्लीनर्स, ड्रेन क्लीनर्स हो गए, या फिर हमारा जो फर्निशिंग क्लीनर्स होते हैं उसके लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं उसके स्प्लैश की वजह से भी बर्न इंजरी हो सकती है। रेडिएशन, हाई एनर्जी रेज़ की एक्सपोजर होने की वजह से, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा सनबर्न की वजह से। कहते हैं ना कि सूरज की गर्मी की वजह से स्किन जो है पूरी झुलस सी जाती है, तो वो आपकी इंजरी जो है रेडिएशन एक्सपोजर में काउंट की जाती है। इलेक्ट्रिक करंट, एज ऑल यू नो, इन सब की वजह से जो है बर्न इंजरी आपकी हो सकती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन बर्न इंजरी किस की वजह से होती है। तो जो मोस्ट कॉमन बर्न इंजरी है वो आपकी मॉइस्ट हीट की वजह से होती है। तो इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। इसको तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम आगे पढ़ते हैं कि बर्न की पैथो क्या होती है। तो बर्न की जो पैथो है वो मैंने आपको नेक्स्ट कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ड्यू टू जो भी हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर जो मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किए हैं, उनकी वजह से बर्न इंजरी होती है। और बर्न इंजरी जैसे ही स्किन पर होती है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हिस्टामिन रिलीज़ होते हैं। हिस्टामिन रिलीज़ होने की वजह से जो हमारी कैपिलरी जो होती है ना, उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से फ्लूइड लीकेज जो है, उसका जो फ्लूइड है वो सेल से निकल कर के, सेल और जो हमारी वेसल्स होती हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पर आकर के जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो कलेक्शन होने की वजह से पेशेंट को एडिमा हो जाती है और पेशेंट हाइपोवोलीमिया में चला जाता है। हाइपोवोलीमिया में जाने की वजह से पेशेंट के अंदर फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो शॉक में जा सकता है। और शॉक में जाने की वजह से पेशेंट के वाइटल्स ऑर्गन्स को जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, फ्लूइड सप्लाई, वो सब जो है डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये एक पैथोफिजियोलॉजी थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम बर्न इंजरी के लिए क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। पेशेंट को फिज़िकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करना है कि बर्न, उसको कितना बर्न हुआ है, कहाँ कहाँ पर बर्न हुआ है। उसके बाद हम पेशेंट का एबीजी एनालिसिस भी करते हैं टू चेकआउट कोई भी मेटाबॉलिक
डिस्टर्बेंस तो नहीं है। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में हम स्पेशली ध्यान रखते हैं कि अर्ली स्टेज में जो होता है ना पेशेंट का पोटेशियम लॉस होता है, और जो पोटेशियम लॉस नहीं इंक्रीज़ होता है, और जो सोडियम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू फ्लूइड लॉस होने की वजह से सोडियम लॉस होता है, और जो पोटेशियम है वो सेल डिस्ट्रक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आपको पॉइंट याद रखना है कि अर्ली स्टेज में पोटेशियम आपका बढ़ेगा और जो सोडियम का लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। देन हम पेशेंट का जो है उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी चेक करते हैं। कई बार पेशेंट को बर्न की वजह से इन्हेलेशन इंजरी जो होती है, मोस्टली इन्हेलेशन इंजरी में ना पेशेंट का हीमोग्लोबिन में मोनोऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर इसका लेवल 15% से ज़्यादा होता है तो ये जो है पॉइजनिंग इंडिकेट करता है बॉडी के अंदर। तो 15% से ज़्यादा होगा तो ये पॉइजनिंग इंडिकेट करेगा, और इसके लिए हमें फर्दर पेशेंट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बर्न इंजरी को हम कैसे असेस करते हैं। तो ये आपको डायग्राम आपको दिख रहा होगा, आई होप ये आपको क्लियर हो। ये मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी है जिसमें मैंने स्किन्स की लेयर को रिप्रेजेंट किया है। तो जो फर्स्ट है वो मैंने एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल्स एंड बोन, ये सब जो है हमारा स्किन का जो है स्किन की लेयर को मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो जब भी हमारा एपिडर्मिस को इंजरी होती है तो उसको हम सुपरफिशियल बर्न इंजरी बोलते हैं, उसको सुपरफिशियल इंजरी बोलते हैं, और उसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न भी बोल सकते हैं। डर्मिस को जब भी इंजरी होती है तो उसको पार्शियल सुपरफिशियल इंजरी बोला जाता है, और वो सेकेंड डिग्री बर्न जो है हमारा कहलाता है, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो होता है वो फुल थिकनेस बर्न होता है। इसमें हमारा जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो फुल्ली इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसको हम थर्ड डिग्री बर्न भी बोलते हैं। जब हमारी इंजरी मसल्स को भी एक्सपोज कर दी, सबक्यूटेनियस टिश्यू आपके एक्सपोज हो गए, मसल्स भी पूरी जो है डैमेज हो गई हैं, और आपकी बोन एक्सपोज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं डीप फुल थिकनेस बर्न, और ये 4 डिग्री का बर्न होता है। आई होप आपको ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर हो और समझ में आई हो। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो हमारी एपिडर्मिस होती है, ये देखिए, अगर एपिडर्मिस तक बर्न इंजरी हुई है तो उसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न बोलते हैं, और सुपरफिशियल बर्न भी उसको बोला जाता है। डर्मिस इन्वॉल्व होती है तो उसको हम सेकेंड डिग्री बर्न बोलते हैं, और पार्शियल सुपरफिशियल उसको बर्न बोला जाता है। हाइपोडर्मिस जब हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको थर्ड डिग्री बर्न या फिर आप फुल थिकनेस बर्न बोल सकते हो। मसल्स और बोन के एक्सपोजर हो जाने के बाद आप उसको डी फुल थिकनेस या फिर 4 डिग्री बर्न बोलोगे। अब इन सभी बर्न को हम थोड़ा और डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल थिकनेस बर्न। ये जो होती है आपकी एपिडर्मिस को इन्वॉल्व कर लेती है। इसमें ना कोई ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे जो मार्कर सेल्स प्रेजेंट रहती हैं हमारी स्किन के अंदर, वो सेंसेशन को फर्दर स्किन की लेयर्स की तरफ जो है कैरी फॉरवर्ड करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होती है, और यहाँ पे सेंसेशन प्रेजेंट नहीं होती है। और जो उसकी जो रिकवरी है वो यूजुअली आपकी 3 to 6 डेज़ में हो जाती है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न या फिर आपका सुपरफिशियल थिकनेस बर्न में जो मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि इसमें जो है ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि सेकेंड डिग्री बर्न या फिर हम क्या होता है। सेकेंड डिग्री बर्न को हम सुपरफिशियल टी बर्न बोलते हैं, जब हमारी एपिडर्मिस जो है वो डैमेज हो चुकी है। और सेकेंड डिग्री बर्न, एक सेकेंड गाइस, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। सेकेंड डिग्री बर्न को सुपरफिशियल बर्न बोला जाता है। जैसे जैसे हमारी जो डर्मिस होती, जब हमारी जो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को इन्वॉल्व कर लेता है ये, और उस जिसकी वजह से यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, एडिमा प्रेजेंट रहती है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, सेकेंड डिग्री बर्न ही एक ऐसा बर्न होता है जहाँ पर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है,
और ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपका पेनफुल बर्न होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट है वो आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन आपका सेकेंड डिग्री बर्न में होता है और मोस्ट पेनफुल, मोस्ट सेंसिटिव बर्न होता है। इतना सेंसिटिव कि पेशेंट को हवा लगने से भी पेन होता है। अगर एयर भी होती है ना उस कमरे में तो उसका भी पेशेंट को फील होता है, उसकी वजह से भी पेशेंट को अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो सेकेंड डिग्री जो बर्न होता है उसमें अगर डर्मिस आपकी हाफ इन्वॉल्व हुई है तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होंगे, लेकिन अगर आपकी जो डर्मिस है वो डीपली इन्वॉल्व हो गई है तो वहाँ पे हमारे जो हैं ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होंगे और उसकी जो हमारी रिकवरी है वो 21 से 45 डेज़ में गाइस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारी डर्मिस है उसको भी कितना इन्वॉल्व किया है सेकेंड डिग्री बर्न में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड डिग्री बर्न, जिसको हम फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं या फिर सबक्यूटेनियस बर्न इसको बोला जाता है। हाइपोडर्मिस बर्न भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हाइपोडर्मिस लेयर को इन्वॉल्व करती है। इसमें आपकी स्किन की तीनों लेयर इन्वॉल्व हो जाती है, इसीलिए इसको जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम जो है दिए गए हैं, जैसे फुल थिकनेस बर्न या सबक्यूटेनियस बर्न या हाइपोडर्मिस बर्न। ये जो होती है इसमें कोई भी पेन नहीं होता है और कोई ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन हो जाती है। स्टार फॉर्मेशन जो सेल डेड टिश्यू होते हैं ना उसकी अपीयरेंस को आप स्टार फॉर्मेशन बोलते हो। ये देखने में भी बहुत गंदा, बहुत ही अजीब सा लगता है, बट वी हैव टू डू मैनेजमेंट, हमें करना होता है, तो डोंट बी सो पैनिक। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 4 डिग्री बर्न। जो 4 डिग्री बर्न होता है वो उसको डीप फुल थिकनेस बर्न बोलते हैं। इसमें हमारी स्किन की इतनी इंजरी हो जाती है कि पेशेंट की जो बोन है ना वो भी एक्सपोज हो जाती है, कोई कुछ बचता ही नहीं है बॉडी पे। मसल्स, उसके सबक्यूटेनियस टिश्यू, तीनों लेयर जो होती हैं स्किन की वो सब कुछ डैमेज हो गया होता है। इसमें भी कोई पेन और कोई ब्लिस्टर नहीं होता है। इसको ये देखने में जो है इसकी ब्लैक अपीयरेंस होती है, स्लज प्रेजेंट रहता है और उसकी रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इवन महीनों से भी ऊपर लग जाते हैं इसको जो है रिकवरी होने में। अब गाइस हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे बर्न कितने टाइप के होते हैं। हम बर्न की मैनेजमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं कि बर्न का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बर्न का जो मैनेजमेंट है ना वो सबसे पहले हमें बर्न कैलकुलेशन को असेस करने के बाद ही किया जाता है। और बर्न का जो कैलकुलेशन है वो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये सबसे पहले जो है वाल्से ने इसको डिस्कवर किया था, तो वाल्से रूल ऑफ 9 के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही व्यू जो हैं वो मैंने डायग्राम में आपको दिखाए हुए हैं। अगर बर्न जो है हमारा हेड और नेक को इन्वॉल्व करता है तो टोटल वो 9% होता है। 4.5% एंटीरियर एंड 4.5% आपका पोस्टीरियर होता है। ठीक है, एंटीरियर अपर चेस्ट 9%, एंटीरियर पोस्टीरियर, एक सेकेंड गाइस, जो नेक है हमने कैलकुलेट कर ली थी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 4.5 एंड 4.5 टोटल हो जाएगा आपका 9%। देन एंटीरियर अपर चेस्ट आपका 9%, पोस्टीरियर अपर चेस्ट 9%, तो ये आपका टोटल हो जाता है 18 एंटीरियर, मतलब 18 आपकी चेस्ट हो जाती है। और सेम ऐसे ही 9% आपका लोअर एब्डोमेन में आ जाता है, एंटीरियरली 9% एंड पोस्टीरियरली 9%, तो आपका एब्डोमेन भी कैलकुलेट होता है 18%। देन 4.5% आपका जो है एंटीरियर जो हैंड है वो कैलकुलेट किया जाता है, 4.5 पोस्टीरियर किया जाता है, तो जो दोनों हैंड है वो आपके टोटल कैलकुलेट हो जाते हैं आपका 9%। ठीक है, पेरिनियम एरिया को आप 1% काउंट करते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। लेग भी ऐसे ही इंडिविजुअली काउंट किए जाते हैं, 9% एंटीरियर लेग, 9% पोस्टीरियर लेग, सेम वाइस वर्सा। अब जो रेस्ट लेग है उसको हम काउंट करेंगे, तो ये जो टोटल परसेंटेज है वो आपका यूज़ हो जाएगा। तो टोटल आपका ये जो कैलकुलेशन है वो आप करते हो 100 में से करते हो रूल ऑफ 9 को।
100% में से यूज़ किया जाता है। इसको वेल्स ने डिस्कवर किया था, वेल्स ने इसको डिस्कवर किया था। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो हाईलाइट करके। देन जो इसका मैनेजमेंट है वो हम फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए हम रूल ऑफ 9 का यूज़ करते हैं। जो मैनेजमेंट है, आइए अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बर्न का जो मैनेजमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, हमें काउंट करना चाहिए कि जहाँ पर इंजरी हुई है ना वहीं से जो बर्न है एमरजेंट फेज़ उसका स्टार्ट हो जाता है एट द प्लेस ऑफ इंजरी, और एंड होता है एमरजेंट फेज़ जब पेशेंट हमारा कैजुअल्टी में पहुँच जाता है। ठीक है, तो जैसे ही अगर कहीं पे भी बर्न इंजरी पेशेंट को होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पेशेंट को सीन सेफ करना होता है। मतलब उसको जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उस एरिया से उसको थोड़ा दूर लेके जाना होता है, और हम उसके एयरवे को असेस करते हैं, को उसकी ब्रीथिंग सर्कुलेशन वगैरह सबको चेक करते हैं। कोई भी अगर उसको ज्वेलरी उसने पहनी हुई है या कोई उसको उसके जो क्लोथ्स हैं उसकी एयरवे को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो वो हमें वहाँ से जो है रिमूव करने होते हैं ताकि पेशेंट को कोई भी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी वगैरह ना हो। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट फेज़ होता है हमारा रिसेसिटिव फेज़। ये फेज़ हमारा स्टार्ट होता है जब हम पेशेंट हमारा कैजुअल्टी में पहुँच जाता है, तो हमें वहाँ पे पेशेंट का फ्लूइड मैनेजमेंट करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेशेंट को IVSS करते हैं। IVSS मतलब IV कैनलाइजेशन लगाते हैं, और जो फ्लूइड इनिशिएशन होता है हमारा अकॉर्डिंग टू इंजरी लेवल स्टार्ट करता है। हमें पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है वो बर्न सरफेस के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को चेक करते हैं, और एयरवे को मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट को O2 स्टार्ट कर देते हैं एज सुन एज पॉसिबल। थर्ड फेज़ होता है मैनेजमेंट ऑफ बर्न में एक्यूट फेज़। ये जो फेज़ है हमारा तब स्टार्ट होता है जब पेशेंट जो है हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो जाता है। हीमोडायनेमिकल स्टेबल जो पेशेंट की लैब वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा आपका नॉर्मल आने लगती हैं, जैसे आपका पोटेशियम और सोडियम जो है वो अंडर कंट्रोल हो जाता है, वो हो गया। पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है वो 30 ml/h से जो है ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देता है। और एक्यूट फेज़ जो होता है वो इंजरी के 72 आवर्स के बाद ही स्टार्ट होता है। इसमें मेनली पेशेंट का ना न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन रखा जाता है और पेशेंट के इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है और वुंड हीलिंग को प्रमोट किया जाता है, और पेन मैनेजमेंट पेशेंट का किया जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फेजेस थे मैनेजमेंट ऑफ बर्न के, एमरजेंट फेज़, रिसेसिटिव फेज़ और एक्यूट फेज़। लास्ट फेज़ जो होता है वो होता है इसका रिहैबिलिटेटिव फेज़, जो बर्न केयर की फाइनल ट्रीटमेंट होती है, जिसमें पेशेंट को वुंड हीलिंग जो है उसको ठीक किया जाता है, और जो पेशेंट को मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसको इमोशनल सपोर्ट जो है पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को, अपने जो फंक्शन है, डेली रूटीन है, उसको जल्दी से जल्दी जो है वो गेन कर सके। इसलिए रिहैबिलिटेशन फेज़ जो है पेशेंट का स्टार्ट किया जाता है, और मेन फोकस यही रहता है कि जो पेशेंट का वुंड है वो एज सुन एज पॉसिबल हील हो सके। सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो बर्न इंजरी के लिए हम 2-3 तरीके से करते हैं। ग्राफ्टिंग यूज़ करते हैं, स्टेरेक्टमी करते हैं और फेशिएक्टमी करते हैं। ग्राफ्टिंग मतलब होता है कि पेशेंट को स्किन जहाँ पे भी बर्न हुआ है वहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल स्किन या किसी और से स्किन लेकर के वहाँ पे स्किन रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो जो ग्राफ्टिंग होती है वो ऑटोग्राफ्टिंग मीन्स होता है पेशेंट की खुद की ही जो स्किन है वो, मतलब जैसे अगर उसके एंटीरियर उसके हाथ पे या उसकी चेस्ट पे जो है बर्न इंजरी हुई है तो हम थाइस से लेकर के या फिर कहीं और से लेकर जहाँ से पेशेंट ब्लीडिंग हो वहाँ से लेकर के उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑटोग्राफ्टिंग जो होती है पेशेंट की सेल्फ स्किन जो है वो उसमें यूज़ की जाती है। तो आप इसको लिख सकते हो कि इसमें पेशेंट की सेल्फ स्किन जो है वो यूज़ की जाती है। एलोग्राफ्टिंग और जो एक सेकेंड गाइस, एलोग्राफ्टिंग और होमोग्राफ्टिंग का जो मतलब होता है वो सेम, मतलब ह्यूमन से जो है दूसरे ह्यूमन से आप लेकर के पेशेंट को स्किन रिप्लेसमेंट कर सकते हो। जीनोग्राफ्टिंग जो है इसके अंदर हम एनिमल्स की स्किन के थ्रू जो है बर्न इंजरी की जो साइट है उसको हील करते हैं।
आइसोग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि ट्विन सिबलिंग से लेकर के जो भी उसका जुड़ा भाई या बहन जो भी होता है उससे पेशेंट की स्किन को रिप्लेस किया जाता है। और लास्ट वन होता है कल्चर्ड स्किन, मतलब कि जो आपकी लैब वगैरह में स्किन प्रिपेयर की जाती है ना आर्टिफिशियल, उसको रिप्लेस करना बर्न इंजरी साइट से। स्टारेक्टमी हम यूजुअली करते हैं, आपका जो 3rd डिग्री का जो बर्न होता है ना उसके लिए आप स्टारेक्टमी जो है परफॉर्म करते हो। स्टारेक्टमी क्योंकि जो हमारा 3rd डिग्री बर्न होता है वो पेनलेस बर्न होता है, तो उसको ना हम वार्ड में भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को पेन तो होता नहीं है, केवल ना माइल्ड सेडेशन पेशेंट को दिया जाता है जिससे पेशेंट अंडर कंट्रोल हो जाता है और इसको हम वार्ड में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैन बी परफॉर्म इन वार्ड, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो कि स्टारेक्टमी जो है वो आपकी वार्ड में भी परफॉर्म की जा सकती है। नेक्स्ट होती है फेशिएक्टमी। फेशिएक्टमी जो है ये ओटी का प्रोसीजर होता है और ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए हम फेशिएक्टमी करते हैं, जैसे कि हमारा कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया या फिर पूरा ही डी फुल थिकनेस बर्न होता है ना जिसमें आपकी बोन और मसल सब कुछ एक्सपोज हो जाती हैं, तो उसके लिए हम जो है फेशिएक्टमी जो है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट होता है कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती हैं पेशेंट का बर्न का। मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से पेशेंट को फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट डेथ में जाता है। और जो आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेशेंट का बर्न में डेथ कॉज करने के लिए। तो आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हो गाइस। This one, most common cause of death in burn patient is RD, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इन्फेक्शन, पेशेंट को कर्लिंग अल्सर हो सकते हैं, गैस्ट्रिक एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाने की वजह से पेशेंट को जो है वहाँ पे अल्सर हो जाते हैं जिसको हम कर्लिंग अल्सर बोलते हैं। और एडिमा होने की वजह से पेशेंट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है फ्लूइड एक्युमुलेशन वगैरह होने की वजह से। और इन सब को प्रिवेंट करने के लिए ही हम फेशिएक्टमी करते हैं। तो ये आपका मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया। रूल ऑफ 9 जो है मोस्ट कॉमन आपका अडल्ट पेशेंट में यूज़ किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसे हम एक्यूरेटली जो है पेशेंट की टोटल बर्न सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं उसमें हम रूल ऑफ 5 यूज़ करते हैं, या फिर ब्रूडर का जो फॉर्मूला है रूल ऑफ 5 जो है उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना कि एंटायर हेड एंड नेक को कैलकुलेट करते हैं तो 9%, आर्म जो है वो 9%, लेफ़्ट आर्म 9%। तो ये पूरा चार्ट जो है मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, आप इसका एसएस लेकर के रख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। फ्लूइड कैलकुलेशन करते कैसे हैं? अब आपने टोटल बर्न सरफेस तो फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन फ्लूइड कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो उसके लिए जो है ना पेशेंट में 3 जो हैं फॉर्मूले हम जो है फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ब्रुक मॉडिफाइड मेथड। इसमें हम कोलॉइड्स यूज़ करते हैं। कोलॉइड्स जो होते हैं ना वो प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं, तो इसमें हम प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं वो हम 0.5 ml टू 15 ml लेते हैं पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से, और टोटल बर्न सरफेस एरिया होता है इसके अकॉर्डिंग हम फ्लूइड कैलकुलेशन करते हैं। तो ये ब्रुक मॉडिफाइड मेथड होता है। पार्कलैंड जो फार्मूला होता है उसमें हम क्रिस्टलॉइड यूज़ करते हैं, स्पेशली इसमें आरएल यूज़ किया जाता है। जो स्टार्टिंग के 24 आवर्स होते हैं उसमें हम फ्लूइड मैनेजमेंट थ्रू आरएल से करते हैं। इसमें 4 ml आपका आरएल रहेगा और पर बॉडी वेट के हिसाब से इनटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ये जो है पार्कलैंड फार्मूला में कंक्लूड किया जाता है। इवांस फार्मूला भी हम 1 ml आरएल लेते हैं इनटू वेट इनटू बर्न सरफेस एरिया। तो ये तीनों ही जो फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे जो है आपको न्यूमेरिकल्स भी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इन तीनों को हाईलाइट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं कि हमारी नर्सिंग ड्यूटीज़ क्या होती हैं बर्न्स के टाइम पे। सबसे पहले पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना होता है, पेशेंट को कोई भी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी ना हो, तो इसीलिए हम पेशेंट को हेड एंड जो है वो एलिवेट करके रखते हैं अप टू 30 डिग्री तक।
स्पेशली अगर पेशेंट का फेस और नेक इन्वॉल्व है ना, तो हम हेड एंड टू रेज करके ही रखेंगे। वाइटल स्टार्ट उसके मॉनिटर करके रखेंगे, उसका वेट मॉनिटर करेंगे, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे। पेशेंट को मेडिकेशंस जो हैं वो हम एज़ पर ऑर्डर फॉलो करेंगे। फ्लूइड मैनेजमेंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हमें ध्यान रखना होता है। पेशेंट को एनपीओ रखना होता है अनटिल एंड अनलेस उसकी जो बावल साउंड है वो रिटर्न ना हो जाए। और जो डाइट है वो हम पेशेंट को आरटी फीड के थ्रू या फिर सेंट्रल लाइन के थ्रू टीपीएन से जो है हम पेशेंट का जो है डाइट जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं। डॉक्टर को हमें इन्फॉर्म करना होता है अगर पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है लेस देन 30 ml पर आवर जा रहा है, तो मतलब पेशेंट शॉक में जा रहा है। इसके लिए हमें पेशेंट को यूरिन आउटपुट डॉक्टर को ज़रूर जो है वो हमें इन्फॉर्म करना होता है। पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज़ को हमें, अगर मान लीजिए पेशेंट के लेग्स में बर्न हुआ है, सर्कमफेरेंशियल बर्न मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ से पेशेंट को बर्न हुआ है, तो हम उस एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करके रखते हैं ताकि जो पेशेंट है वो उसकी एडिमा कम जो है डिक्रीज़ हो सके। ठीक है, पेशेंट के रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे और बेड क्रेडल का यूज़ आपको बताइए ताकि जो लिनन है उनका जो वेट है वो पेशेंट की स्किन टॉलरेट नहीं कर पाती है, इसलिए हम बेड क्रेडल का यूज़ करते हैं। और पेशेंट के जो बर्न पे जो हमने ड्रेसिंग वगैरह हमने यूज़ की है उसमें हम चेक करेंगे कि कोई फाउल स्मेलिंग तो नहीं आ रही है। और जो हमारी लेबोरेटरी वैल्यूज़ जो होती हैं उसको भी हम जो है टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि पेशेंट का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है। इन्फेक्शन के साइंस होते हैं जो हमें चेकआउट करने होते हैं, जैसे इंक्रीज टेम्परेचर, WBC काउंट का बढ़ना, फ्लूइड एक्युमुलेशन होना जो कि एडिमा को इंडिकेट करती है। तो ये सब जो है हमारे इन्फेक्शन के साइंस होते हैं जो कि हमें देखने होते हैं, ऑब्जर्व करने होते हैं और डॉक्टर को इन्फॉर्म करने होते हैं एज सुन एज़ पॉसिबल, ताकि सेप्सिस ना हो पेशेंट को। इन सब को देखते हैं और नोट डाउन करते हैं। तो गाइस, ये आज ऑल ओवर जो प्रेजेंटेशन थी मेरी, मैंने आपको बर्न समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आपको बर्न जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक जो है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और उसके PDF वहाँ से ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू। और अगर आपकी क्लास पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।